गुड मॉर्निंग क्लास। अगेन वी आर हेयर टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके थे, चार्जेस कर चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट कर चुके थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कर लिए थे और सर्किट डायग्राम कर चुके। मतलब यहाँ तक हम लोग का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये ओम्स लॉ हम लोग के चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पहले ही क्लास में बात कर चुके थे, हम पहले ही बताए थे, ये जो ओम्स लॉ है ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको बहुत अलग तरीके से सीबीएसई घुमा के पूछता है, कभी कभार नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट ही करेंगे विद ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा और आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, यहाँ पे एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ फिक्स्ड रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके ऊपर में, जस्ट ऊपर में यहाँ पे वी करके लिखा हुआ है। ये वी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा डिवाइस है? हाँ, आप सही जानते हैं, ये एक वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर आपको पता ही है क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज नापता है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, जस्ट इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है। और आपको ये भी अच्छी तरीके से पता है कि इस तरीके सिंबल का मीनिंग क्या होता है, कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी इस रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा बन गया, बट आपको पता है कि हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। नीचे में एक एम मीटर लगा हुआ है विच इज़ कनेक्टेड सीरीज टू द सर्किट। एंड एट लास्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या, कि एक बैटरी लगा हुआ है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे स्विच भी लगा सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। ठीक है, अगर लगा दे तो ज़्यादा ही बेटर होगा। तो ये हम लोग का पूरा अरेंजमेंट है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि ओम्स लॉ में ये सारा सीक्वेंस बना हुआ था, ये पूरी तरीके से एक तरीके का सर्किट बना हुआ था। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहला चीज़ ये समझना है कि इस सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने बैटरी को, यानी ये पूरा बैटरी जो है ना, इस बैटरी के बैटरी को जो बदल सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग अगर मान लीजिए कम पावर वाला बैटरी लेते हैं या ज़्यादा पावर वाला बैटरी लेते हैं, ठीक है, तो पावर वाला बैटरी बदलने से क्या होता है, बैटरी बदलने से वोल्टेज चेंज होना चाहिए। यानी सिंपल सा बात है, जब जब हम लोग जो बैटरी चेंज कर रहे हैं यानी वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे वी में चेंजेस दिखाई देना चाहिए। मगर हो क्या रहा है, यही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम लोग बैटरी को चेंज कर रहे हैं या बोल सके तो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करंट में इंक्रीमेंट दिख रहा है हम लोग को। करंट में इंक्रीमेंट दिख रहा है, यानी जब हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए थे तो हम लोग को 0.5 एम्पियर का करंट दिख रहा था। वही चीज़ जब 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई किए तो 1 एम्पियर का करंट दिखा। सिमिलरली 4 के लिए 2 और 6 के लिए 3। हर बार जब हम लोग इस तरीके का काम कर रहे थे तो हम लोग को एक तरीके का कांस्टेंट सिस्टम दिखाई पड़ रहा था। यानी हर बार आई बाय भी हमेशा सेम हो रहा था, हर बार सेम हो रहा था, विच इज़ इक्वल टू 1/2 या वी बाय आई भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का वैल्यू मतलब कि हमेशा कांस्टेंट आ रहा था। इससे हम लोग को ये पता चल रहा था कि करंट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन अप्लाई होना ज़रूरी है, वेयर द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर अरेंजमेंट, टेम्परेचर और ये पूरे अरेंजमेंट को कांस्टेंट रखना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम भी को चेंज ना करें और करंट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे V इज़ प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब वी को चेंज करेंगे तो आई भी चेंज होगा। तो क्या रिवर्स इज पॉसिबल होता है? अगर मान लीजिए हम करंट को चेंज करेंगे तो क्या आई भी चेंज होगा? ठीक है, मतलब आई को चेंज करने से वी भी चेंज होगा। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। तो हम लोग करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, करंट कैसे हम लोग चेंज किया जा सकता है? तो करंट को चेंज करने के लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। आपको ये पता है कि ये है क्या, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस
एक्चुअल में एक तरीके का डिवाइस होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं या रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है। तो रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा चेंज करना। और हम लोग पहले भी थोड़ा-सा हिंट ले चुके थे, ऐसे हम लोग को बाद में डिटेल में पढ़ना ही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। बट हम लोग को थोड़ा हिंट ज़रूर है कि हम लोग रेजिस्टेंस जब चेंज करते हैं, तो वो करंट को हिंडर करता है, रोकता है और करता क्या है, करंट को कम करता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएँगे तो करंट घटेगा, जब रेजिस्टेंस घटाएँगे तो करंट बढ़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस चेंज करने से मेरे को करंट में चेंजेज़ आना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मतलब कि भी चेंज हो रहा था। हम लोग को जहाँ पे ए पे चेंजेज़ आना चाहिए था, वही बी पे भी चेंजेज़ आ रहा था। मतलब ये हम लोग को ये भी वेरीफ़ाई करता है कि व्हेन V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, then reverse is also possible which I is also proportional to V। ये चीज़ हम लोग को समझना है। बट हम लोग ये वाला केस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम लोग R के बारे में पढ़े हैं नहीं, रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं नहीं। बट यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट मिलेगा कि रेजिस्टेंस आया कैसे। तो हम लोग को ये पता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? तो अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि क्यों प्रोपोर्शनैलिटी कैसे पता चला। जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ एक स्लोप बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लाइक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक वी ग्राफ बनाए हुए हैं। तो वी ग्राफ जब बनाए हुए हैं तो अगर मान लीजिए v 0 है तो i भी 0 आ रहा था। v अगर 1 है तो i 0.5 आ रहा है यहाँ पे, हाफ। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके पता चल रहा था। तो जब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो एक स्लोप बन रहा था, एंड दिस स्लोप शोज दैट आई इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन वी। आई वी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी और आई का यहाँ पे ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी हम लोग देखें रेजिस्टेंस होता क्या है। तो क्योंकि हम लोग को ये सारा चीज़ पता चल गया, ये तो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल व्यू था। अब थोड़ा-सा हम लोग इसको एनालिटिकली समझते हैं, ठीक है? मतलब डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या? सो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ अ वायर और अ कंडक्टर इज V, current flowing through it is I, then the according to Ohm's law, potential difference is directly proportional to the current provided all the physical conditions like temperature, pressure, etc. to be constant। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जितना भी चीज़ है, जितना भी कंडीशन है या फिजिकल कंडीशन बोले, ये सारे कुछ मस्ट बी कांस्टेंट। ये सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे हम टेम्परेचर ले रहे हैं या प्रेशर ले रहे हैं या और किसी चीज़ को ले रहे हैं, सारे चीज़ में अरेंजमेंट बिल्कुल भी सेम होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होता है। एक और साइंटिस्ट थे जो ओम्स के साथ काम करते थे, ठीक है? और वो क्या करते थे, वो चाहते थे क्या कि इनसे पहले हम इनका पेटेंट चुरा लें। पेटेंट आप लोग को पता होगा होता क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ साइंटिस्ट लोग डिस्कवरी करते हैं तो उनके नाम से वो चीज़ हो जाता है बुक, ठीक है? कि हाँ, हम ये डिस्कवरी किए हुए हैं, तो वो उनके नाम से पेटेंट कर दिया जाता है। पेटेंट कर दिया जाता है का मतलब क्या हो गया, वो फिक्स कर दिया जाता है कि उन्हीं के नाम से वो सिस्टम है। तो ये सिचुएशन होने के लिए वो क्या कर रहे थे, जब वो इस पे पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर ही रहे थे, तब तक वो क्या कर रहे थे कि सोचे कि हम दुनिया को दिखा देते हैं और इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। बट जब वो कर रहे थे तब उनका V और I का जो ग्राफ आ रहा था वो प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहा था। क्यों? वहाँ पे वो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर पा रहे थे। वो घर पे कुछ और रीडिंग लिया और जब बाहर में लेके आ रहे थे तो बाहर में कुछ और रीडिंग आ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था ना कि उनको लगा क्या कि पूरा एक्सपेरिमेंट ही गलत है। मगर बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि देयर मस्ट बी अ सिचुएशन, देयर मस्ट बी अ सिमिलर सिचुएशन फॉर ऑल थिंग्स, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो फिजिकल कंडीशन जब सेम किया जाए तब इसको इतना बड़ा नहीं लिख के ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को अगर आप हटा दो और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट। तो अगर हम करें तो एकदम सही होगा, उसमें लिए भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि when temperature is constant, ठीक है, when temperature is constant the rate of potential difference should be proportional to the rate of flow of current। या आप कुछ भी इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ हम लोग को समझने के बाद हम लोग आगे आते हैं इसके आगे सिचुएशन पे, क्योंकि हम लोग देख लिए कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे भी सेम हाल हो रहा था। जब हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएं
तो यहाँ पे आर आ गया एक कांस्टेंट के हिसाब से, वेयर आर इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग को आइडिया है पहले से। तो हम लोग इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ते हैं। पहले भी बात बार बार बोल चुके थे कि रेजिस्टेंस के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो रेजिस्टेंस होता क्या है डेफिनेशन के हिसाब से? द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्स्ट्रकल होता है या हिंड्रेंस होता है द फ्लो ऑफ करंट में। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रकल मतलब रुकावट, जितना भी चीज़ में रुकावट होता है करंट को, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। या क्वांटिटेटिव अगर डेफिनेशन बोले फार्मूला के थ्रू, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट ऑफ द करंट, तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी भी बोलते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो ये सिचुएशन होता है हम लोग का रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आप ये चीज़ समझिए कि रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ना किसी कंडक्टर में पार्टिकल्स का भीड़ हो जाना, ठीक है। एक ऐसा पार्टिकल्स के भीड़ का हो जाना जो क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है। वो क्या कर रहा है, चार्जेस को फ्लो नहीं करने दे रहा है, चार्ज को पार नहीं होने दे रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो ऐसा अब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो सिंपल सा बात है, चार्जेस पास नहीं हो पाएगा ईजिली। और अगर मान लीजिए भीड़ कम होगा यानी रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत ईजिली पास करेगा। तो रेजिस्टेंस जस्ट करंट का अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को आर इज इक्वल टू वी बाय आई मिलता है रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में, बट इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होता है, ठीक है। आगे हम लोग फैक्टर्स में इसका दूसरा फार्मूला भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ओ एच एम, ओम, जिसको हम लोग इस तरीके से इस सिंबल के थ्रू है जो दिखाते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम है सिग्मा, ठीक है। तो इस सिंबल के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। वही चीज़ अगर देखें रेजिस्टेंस को हम लोग एक और कंडीशन के थ्रू दिखाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस ऐसे रुकावट होता है, तो रुकावट दिखाने के लिए हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, जैसे रास्ते में ऐसे ऐसे जिगजैग टाइप का होता है ना, बाधा डालना, सिमिलर वे में इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग हर बार क्या कर रहे थे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फैक्टर पे डिपेंड करवा रहे थे, प्लस उसके यूनिट को डिफाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वो फिजिकल कंसिक्वेंसेज है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी 1 ओम को डिफाइन करेंगे। तो जब हम लोग 1 ओम को डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विथ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाइड टू द एंड थ्रू विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो, ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है 1 ओम का डेफिनेशन। तो अगर आपका एग्जाम में आता है डिफाइन 1 ओम, तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत अच्छे से कि ये क्या हो सकता है कि 1 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, सॉरी, वी बाय आई होता है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ों के बारे में देखें, जो देखा जाए तो हम लोग देखें क्या, करंट जो होता है वो एमीटर से मेज़र होता है, वो उसका डिवाइस होता है मेज़र करने के लिए। सिमिलरली वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट मीटर से होता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस होता है ये ओम मीटर से होता है, ठीक है। सिंबल में तो बहुत सारा सिंबल्स हम लोग नहीं डाले हुए थे क्योंकि हम लोग को लिमिटेड ही पढ़ना था। यहाँ पे आप देख लीजिए ओम मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और ये भी एम मीटर की तरह सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था रेजिस्टेंस के बारे में। सिमिलर अगर हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो इनके फैक्टर्स पे भी देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग में हम लोग देखें कि इसको है ना एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। और बाकी देखो देखिए, पहला दो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंटल है, और बाकी सारा हम लोग को बाद में पता चला, यानी पहला दो हम लोग को पहले पता चला एंड बाकी दो बाद में हम लोग को पता चला कि ये कैसा है। तो पहले हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस मतलब कि ये हो गया बहुत ही ज़्यादा भीड़, इलेक्ट्रॉन्स का भीड़ जो कि पार हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं, जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ा देते हैं तो सिंपल सा बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो तो स्लो हो जाएगा। अगर आपको बहुत लंबा रास्ता में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो सिंपल सा बात है आप बहुत ही ज़्यादा लेट से पहुंचोगे, ठीक है। तो लेट से पहुंचोगे तो सिंपल सा बात है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो आपका कम होगा, यानी लेंथ बढ़ा देने से क्या होगा, करंट स्लो होगा, एंड हेंस रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर मान लीजिए हम पहले और भी चीज़ है, जैसे कि हम बात कर देते अगर एरिया को हम बढ़ा दें, तो
अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो सिंपल सा बात है, बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही साथ फ्लो कर पाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ फ्लो कर पाएगा, उसको रास्ता बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब करंट फ्लो कर रहा है यानी इसका रुकावट कम हो रहा है, रुकावट कम हो रहा है यानी ये ठीक उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से इसको एक बार समझें तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटा देने से रेजिस्टेंस घटेगा। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर मान लीजिए हम एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेम चीज़ हम लोग देखें तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक सिंबल हम लोग यूज़ किए हैं जिसको हम लोग एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है रो। ये जो ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है जिसका नाम है रो, इससे करते हैं। ये पी टाइप का जो दिख रहा है, पी जैसा ऐसा, तो इससे डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि ये रेजिस्टिविटी होता है। ये बेसिकली कंडक्टर का नेचर, मटेरियल किस मटेरियल से बन के रहता है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग एक कंडक्टर लिए हैं, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ हम फिक्स कर दें, एरिया हम फिक्स कर दें, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा किस चीज़ से? वो तो तीसरी क्वांटिटी से होगा कि वो मटेरियल ही किस चीज़ से बना हुआ है। सो ये जो मटेरियल होता है, दिस इज़ द रेजिस्टिविटी, और बोल सकते हैं तीसरा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर से बहुत सारे पार्टिकल्स एक्सपैंड करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस पार्टिकल के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी पे असर पड़ता है, इसके रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है। सो रेजिस्टेंस जो होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पहले ही बात किए थे, 1 और 2 हम लोग को पहले ही पता चल चुका था, 3 4 एक्सपेरिमेंटल हम लोग को बाद में पता चला। तो एक ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2 को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, सॉरी L/a आता है। अच्छा, ये हम लोग को देखना है, L लेंथ है, A एरिया है, ठीक है। और हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया बेस इनटू हाइट यानी लेंथ। तो ओवरऑल यहाँ पे लेंथ और एरिया जो सब्सटेंस है उसका ज्योमेट्री बताता है, ज्योमेट्री बताता है कि वो कैसा है। अब ज्योमेट्री पे वो डिपेंड करता है। अब डिपेंडेंसी को जब हम लोग इक्वल में डालते हैं तो ऑलवेज कांस्टेंट लगाते हैं, ये आपको पता है। तो जो इस कांस्टेंट को लगाएं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया ये आया रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी, ये रो वाला सिंबल जो है रेजिस्टिविटी, जो कि हम लोग पहले बोले हैं कि ये चीज़ हम लोग बाद में देखे हुए थे। तो उसको जब हम लोग कांस्टेंट को इक्वल में कन्वर्ट किए तो हम लोग के पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये हम लोग का सिचुएशन था। नेक्स्ट हम लोग अब रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले, लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो हम लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट यानी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। सो इट शुड बी 1 मीटर क्यूब सिंपली बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो एल के जगह पे जो आपका एल है, एल की जगह 1 और ए की जगह 1, तो यहाँ पे आ जाएगा रो, आर इज इक्वल टू रो इंटू 1/1। सो 1 1 तो मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू आता है, सो आर इज इक्वल टू रो आएगा। तो ये आपका सिचुएशन है। एंड अगर इसका एसआई यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ ओम मीटर। अच्छा, ओम मीटर वो डिवाइस भी था और इसका यूनिट भी होता है ओम मीटर, ठीक है। अब ये ओम मीटर कैसे आया, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम लोग को समझने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा इसका फार्मूला। अच्छा, आर इज इक्वल टू होता है रो L/A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग कर देते हैं तो ए क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल नीचे डिवाइड हो जाए, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L यहाँ पे है। ऑन पुटिंग द करस्पॉन्डिंग यूनिट, सारे का यूनिट हम लोग पुट करेंगे। आर का यूनिट होता है ओम, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर और मीटर स्क्वायर कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तो हम लोग के पास नीचे दिखेगा क्या, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। यहाँ से हम लोग को प्रूव होता है कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये ओम मीटर होता है। इसका डिपेंडेंसी पे देखें तो रेजिस्टिविटी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये लेंथ पे और एरिया पे, लेंथ पे एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो डिपेंड करेगा किस पे,
तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक क्या कि हम लोग कंडक्टर को ही ना चेंज कर दें। मतलब ये पूरी तरीके से कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग का सारा रेजिस्टिविटी के बारे में था। हम लोग पहले ही बोले हैं कि ये 2 चीज़ पहले ही हम लोग को मिला था, लेंथ एंड एरिया। बाद में हमको पता चला कि ये रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब ये इसको हम लोग चाहें तो हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग का आज का लेसन जो था वो इतना ही तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। आई होप आज का क्लास आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल तरीके से हम लोग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। टिल देन आप लोग इन सारे चीज़ों को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।